सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया और तैयारी अच्छी चल रही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। आज एडिटोरियल और आर्टिकल्स की सेकंड क्लास है। इसके अंदर हम लोग बढ़िया बढ़िया आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज, ताकि हमारी इंप्रूव हो सके। एट द सेम टाइम हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी डील कर रहे हैं। अब जितने भी बच्चे इन क्लासेस को देख रहे हैं, सबसे पहली चीज़ भाई कंसिस्टेंसी बना लीजिएगा। यूँ नहीं कि 2-3 दिन आपने क्लासेस लगाई बस, उसके बाद जो जोश है वो डामाडोल हो गया है ना, ठंडे पड़ गए, ऐसा नहीं करना है। तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल पढ़ना तो ज़रूरी है ही, बट क्वेश्चंस उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जामिनेशन में क्वेश्चन सॉल्व करने के आपको नंबर मिलने वाले हैं। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। दूसरा, मेरा गला बैठ गया है। पिछली क्लास काफ़ी दिन बाद ली थी ना मैंने क्लास, वैसे तो जोश जोश में थोड़ा ज़्यादा ही है, मैंने ही होश गवा दिए। खैर, आज थोड़ा आराम आराम से बोलूँगा। शुरुआत करते हैं। ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे ये क्लासेस हो रही हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। ह्यूमनॉइड रोबोट्स इन स्पेस, द नेक्स्ट फ्रंटियर, ये हमारा आज का टॉपिक है। पहले आप लोग रीड करेंगे, उसके बाद मैं आपको फिर समझाऊंगा, फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। चले जी, एक बार टाइटल को थोड़ा सा समझा दूँ। ह्यूमनॉइड रोबोट्स इन स्पेस। ह्यूमनॉइड तो आपको कुछ ह्यूमन से मिलता जुलता दिखाई दे रहा है। ह्यूमनॉइड रोबोट्स बेसिकली वैसे रोबोट्स होते हैं जिनका अपीयरेंस ह्यूमंस जैसा होता है, समझ के। जैसे अगर आप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स में कहीं जाएंगे तो वहाँ मशीनें आपको दिखाई देती हैं, मशीनें काम कर रही होती हैं, बट वो मशीनें ह्यूमंस जैसी थोड़ी दिख रही होती हैं। क्रेन्स जैसी होती है ना, ऊपर से इधर से ये मशीन का पुर्जा आ रहा है, इधर से ये एक पार्ट उठा रहा है, इधर से वो दूसरा पार्ट लगा रहा है, ऐसा आप देखते होगे। बट ह्यूमंस जैसे जो रोबोट्स होते हैं उनको ह्यूमनॉइड रोबोट्स कहते हैं। अब उनको स्पेस में भेजने की बात हो रही है। और दूसरा यहाँ पे लिखा हुआ है द नेक्स्ट फ्रंटियर। फ्रंटियर बेसिकली हम लोग किसी देश की बाउंड्री को बोलते हैं, समझ गए। अब यहाँ पे नेक्स्ट फ्रंटियर क्या है? जनरली रोबोट्स की जब बात की जाती थी तो हम पृथ्वी पे ही रोबोट्स की बात करते थे कि रोबोट्स जो ऑपरेट करेंगे वो हमारे अर्थ पे ही करेंगे, यस और नो। बट अब हमने अपनी बाउंड्री को एक्सटेंड कर दिया है। अब हम स्पेस में भी चले गए हैं, स्पेस में भी रोबोट्स को ले जाने की बात कर रहे हैं, तो बाउंड्री वहाँ तक ले गए हैं। तो नेक्स्ट फ्रंटियर, समझे कि नहीं? चलिए, तो पहले आप रीड करेंगे। वैसे आज का टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग था। शुरुआत पता मैंने कैसे करनी थी? सोचा था मैंने कि ऐसे करूँगा कि ये पहन के आऊँगा, ऐसे ऐसे पहन गए हैं, अल्फा टू चार्ली, अल्फा टू चार्ली। बट मैंने कहा चलो रहने दो, ज़्यादा हो जाएगा। मैं तो थंबनेल भी यही पहन के आज खिंचवाने वाला था। खैर चलिए, शुरुआत करते हैं। अल्फा टू चार्ली। तो एक पैसेज है आपके सामने जिसमें ए है हाईलाइटेड वर्ड है, बी में 2 फिलर्स हैं, और सी में 4 जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं जिनकी पोजीशन मे नॉट बी करेक्ट। अपनी पोजीशन पे वो सही हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। तो आपको पैसेज केयरफुली रीड करना है और आपने क्वेश्चंस को अकॉर्डिंगली फिर आंसर करना है, ठीक है। चलिए, तो पहले मैं आपको पढ़ने के लिए दे रहा हूँ, एक बार वीडियो को जल्दी से पॉज करके रीड कर लेंगे इसे। ये है अगला। चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपने अच्छे से पढ़ लिया है। आराम आराम से समझते हुए चलेंगे। पहले वोकैबलरी को डील करते हैं, ठीक है जी। चलिए आ जाइए। सबसे पहले वोकैबलरी। तो वोकैबलरी में ह्यूमनॉइड हमारे सामने शब्द आ चुका है। जो ह्यूमनॉइड होता है मेरे भाई, ये एडजेक्टिव और नाउन दोनों होता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। मीनिंग सेम है। इसका मतलब ऐसी अपीयरेंस होना या ऐसी करेक्टरिस्टिक होना जो कि रिसेंबल कर रही हो किससे? किसी ह्यूमन से। तो किसी भी चीज़ की करेक्टरिस्टिक या अपीयरेंस जो ह्यूमन से रिसेंबल कर रही है, आप उसे ह्यूमनॉइड कह सकते हैं। जैसे इस केस में ह्यूमनॉइड रोबोट था, ठीक है। एडजेक्टिव और नाउन दोनों होता है। दूसरा हमारे सामने शब्द है इम्पोजिंग। इम्पोजिंग एक एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब ग्रैंड और इम्प्रेसिव। जैसे अभी आप आर्टिकल पढ़ेंगे, आपने पढ़ लिया है ऑफ कोर्स, तो उसमें इम्पोजिंग फिगर करके एक टर्म था, है ना। तो इम्पोजिंग मतलब ग्रैंड, मतलब देखने में ऐसा लग रहा है बिल्कुल, जैसे कि एक शब्द होता है हिंदी में, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? आलीशान, ऐसा बोलते हैं ना, आलीशान, ग्रैंड। तो ग्रैंड और इम्प्रेसिव का मतलब है कि इतना लंबा है, विशाल है, आपको देख के मतलब आप सरप्राइज हो रहे हैं, यार वाह क्या चीज़ है, समझे। इम्पोजिंग ये है। इम्पोज वर्ब है एक्चुअल में, आईएनजी लगा दिया यहाँ पे, तो ये वर्ब भी होता है, एडजेक्टिव भी होता है, आईएनजी वाली फॉर्म। हमें एडजेक्टिव का सेंस यहाँ पे चाहिए क्योंकि हमारे पैसेज में इम्पोजिंग एडजेक्टिव की तरह के यूज हुआ था। वैसे इम्पोज वर्ब भी होता है। इसका एक्चुअल मीनिंग होता है किसी पे कुछ थोपना, टू यूज़ योर अथॉरिटी टू फोर्स पीपल टू एक्सेप्ट और फॉलो समथिंग। आप अपने विचार सामने वाले पे थोप रहे हैं, तो आप इम्पोज कर रहे हैं, क्लियर।
ऑटोनोमसली तो आपको पता ही है, ऑटोनोमस बना है विद द फ्रीडम टू एक्ट इंडिपेंडेंटली। कोई चीज़ अपने आप अगर एक्ट कर रही है, इंडिपेंडेंट है, तो वो ऑटोनोमस है, बेसिक सा वर्ड है। मेल फंक्शन बहुत अच्छा वर्ड है, ये रूट वर्ड्स में हम लोग पढ़ते हैं। मेल आपको पता होगा, मेलेडिक्शन है, मेलेवलेंट है ना, मेल्फिसेंट है। मेल जो होता है इसका मीनिंग होता है बैड, ये एक नेगेटिव वर्ड होता है। बेनी या बोन का मतलब होता है गुड, है ना, ये एक पॉजिटिव वर्ड होता है, पढ़ा होगा आपने। तो मेल का मतलब बैड, फंक्शन का मतलब किसी चीज़ को ऑपरेट करना। तो कोई चीज़ अच्छे तरीके से ऑपरेट नहीं कर रही है, फेल टू फंक्शन नॉर्मली और प्रॉपरली। कोई चीज़ बढ़िया तरीके से काम नहीं कर रही है, या चलते चलते कोई मशीन ख़राब हो गई है, तो हम कहते हैं वो मेल फंक्शन हो गई है। अगला है टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है पृथ्वी से रिलेटेड। क्लियर है जी। माइथोलॉजी, माइथोलॉजी बहुत बेसिक शब्द है, मिथ से बना है ये, ठीक है। मिथ बेसिकली कह सकते हैं भ्रम कह सकते हैं, या फिर ऐसी कोई चीज़ जो कि सच हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, मिथ जनरली उसको बोलते हैं। तो माइथोलॉजी क्या होता है, कलेक्शन होता है स्टोरीज का या फिर मिथ्स का, किसी स्पेसिफिक ग्रुप, कल्चर, रिलीजन या पर्सन को लेके। जैसे हर धर्म की कुछ ना कुछ कहानियाँ होती हैं, अब वो सही हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग माइथोलॉजी कहते हैं। जनरली माइथोलॉजी एक नेगेटिव कॉनोटेशन देता है कि ऐसी कहानियाँ जो कि बस बनाई गई हैं, किसी की द्वारा रची गई हैं, सही में हुई ना हो, उसे माइथोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। चलें आगे। अगला वर्ड आपके सामने है पैलेट और है टोर्सो। पैलेट क्या है भाई, एक फ्लैट वुडन स्ट्रक्चर होता है दैट हैवी गुड्स आर पुट ऑन टू सो दैट दे कैन बी मूव्ड ईजिली। ये आप देख रहे हैं, इसको बोलते हैं बेसिकली पैलेट हम लोग। तो सामान को इधर से उधर ले जाने के लिए इसको हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। फ्लैट वुडन स्ट्रक्चर होता है। टोर्सो क्या होता है भाई, धड़ को बोलते हैं टोर्सो। धड़ समझते हैं। अब उसने क्या बोला है, द ह्यूमन बॉडी अपार्ट फ्रॉम द हेड, नेक, आर्म्स एंड लेग्स। तो देखो, सर नहीं है, नेक भी नहीं है, ठीक है, आर्म्स नहीं है, लेग्स नहीं है, तो बीच का जो पार्ट बच गया आपका वो क्या है, टोर्सो। चले आगे, चलिए जी पढ़ें जी, अभी से सॉल्व करें, सॉरी एनालिसिस करते हैं, क्वेश्चन थोड़ी है। चलिए आराम आराम से समझेंगे इसे। स्टैंडिंग एट 6 फीट 2 इंचेस, 188 सेंटीमीटर्स हो गया ये, टॉल एंड वेइंग 300 पाउंड्स, मतलब 136 किलोग्राम्स। नासा का ह्यूमनॉइड रोबोट जो है वैल्करी, क्या है ये, वैल्करी, इज एन इम्पोजिंग फिगर। तो उसकी हाइट बताई जा रही है 6 फीट 2 इंच का है, मतलब इतने सेंटीमीटर, इतना लंबा है वो। और वेट की बात कर रहा तो कितना है, 136 किलोग्राम है। किसकी बात हो रही है, नासा के ह्यूमनॉइड रोबोट की बात हो रही है। उसका क्या नाम है, वैल्करी नाम है। तो ये क्या है, एक इम्पोजिंग फिगर है। इम्पोजिंग समझ गए, अरे भाई आपके सामने कोई 6 फीट या 2 इंच का बंदा खड़ा हो जाए, 6 फीट 2 इंच का, और जिसका वेट 136 किलोग्राम, आपको क्या लगेगा, अरे भाई क्या आ गया है सामने, है ना। तो ये इम्पोजिंग फिगर है, ग्रैंड इंप्रेसिव, देख के आप चौंक जाओ, भाई साहब क्या रोबोट है यार, है ना। अल्फा टू चार्ली चलो, तो वैल्करी इसका नाम जो है R5 भी बोला गया है, नेम्ड आफ्टर अ फीमेल फिगर इन नॉर्स माइथोलॉजी। ये बेसिकली नॉर्स माइथोलॉजी जो है ना, इसे स्कैंडिनेवियन माइथोलॉजी भी बोलते हैं। स्कैंडिनेवियन क्या है, स्कैंडिनेवियन बेसिकली नॉर्वे, आपका डेनमार्क, स्वीडन, ये जो कंट्रीज है ना, इनको स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हम लोग बोलते हैं। उसी को आप नॉर्स बोल रहे हैं, स्कैंडिनेवियन और नॉर्स एक ही बात है। तो उस कल्चर की जो माइथोलॉजीज हैं, जो स्टोरीज हैं, उसके अंदर एक फीमेल फिगर हुआ करती थी, उसका नाम था वैल्करी एक्चुअल में, और वो लेजेंडरी वॉरियर हुआ करती थी। अब वॉरियर आपको पता कैसे होते हैं, उनकी जो आप पर्सनैलिटी अगर आप कहें एक तरीके से, है ना, तो हट्टे कट्टे बिल्कुल, तो उसी के नाम से रोबोट का नाम रखा गया है। हो सकता है एक विमेन एम्पावरिंग मूव हो, क्योंकि जनरली रोबोट्स के नाम जो मेल प्रोटोटाइप्स के नाम के अकॉर्डिंग रखे जाते हैं, यस और नो। तो ये तो फीमेल करेक्टर लिया हुआ है भाई नॉर्स माइथोलॉजी से, उसके नाम के अकॉर्डिंग रखा हुआ है। अब उसको टेस्ट किया जा रहा है कहाँ पे, जॉनसन स्पेस सेंटर में, हॉस्टन में, टेक्सास में। इज डिजाइन टू ऑपरेट इन डिग्रेडेड और डैमेज्ड ह्यूमन इंजीनियर्ड एनवायरमेंट्स लाइक एरियाज हिट बाय नेचुरल डिजास्टर्स अकॉर्डिंग टू नासा। मतलब उसे टेस्ट किया जा रहा है और वो इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि वो ऑपरेट कर सकता है डिग्रेड मतलब एक ऐसा इन्वायरमेंट आप बोल सकते हैं जहाँ पे एक नॉर्मल इंसान काम नहीं कर पाएगा, उसको इन्वायरमेंट से नुकसान पहुँच सकता है। जैसे कि किसी जगह पे मान लो ज्वालामुखी फट रहा है, तो इंसान वहाँ जाके थोड़ी खड़ा हो जाएगा, या सुनामी आ रही है तो वहाँ जाके इंसान थोड़ी काम कर लेगा। तो डिग्रेडेड मतलब ऐसा एरिया या ऐसा इन्वायरमेंट जहाँ पे इंसान
एक्टिवली काम नहीं कर सकता है। और डैमेज्ड ह्यूमन इंजीनियर्ड इन्वायरमेंट का मतलब है, अब देखो ह्यूमन इंजीनियर्ड कहने का मतलब इंसान जिस इन्वायरमेंट में कुछ काम कर रहा था, कुछ रिसर्च कर रहा था, उस रिसर्च के चलते उस इन्वायरमेंट को क्षति पहुंच गई है, तब इंसान तो फिर भी उस इन्वायरमेंट में भी काम नहीं कर सकता है। तो ऐसे इन्वायरमेंट में डिग्रेडेड और डैमेज ह्यूमन इंजीनियर्ड इन्वायरमेंट्स में ये ऑपरेट कर सकता है, इस तरीके से डिज़ाइन किया है। या फिर ऐसे एरियाज में जो कि हिट होते हैं नेचुरल डिजास्टर्स के द्वारा, वहाँ पे ये काम कर सकता है अकॉर्डिंग टू नासा। फर्दर मोर आगे, इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट जो वैल्क्री है वो डिफरेंट है फ्रॉम द फर्स्ट टू रोबोनोट्स। वो डिफरेंट है फर्स्ट टू रोबोनोट से। पहले कौन से थे? R1 था और R2 था। इसका नाम क्या था? R5 था ना, ठीक है। विच आर यूज टू परफॉर्म रिपीटेटिव टास्क ऑन द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, वाइल वेल्करी with its 3 fingers and thumb is being developed for complex dash such as mining resources, building habitats autonomously on the surface of Mars, completing disaster relief dash and working alongside astronauts। तो अब आपने एक चीज नोट करी, मैंने पूरा का पूरा पढ़ा जब तक फुल स्टॉप नहीं आ गई, तो आपको भी ये चीज ध्यान रखनी है, सेंटेंस का अधूरा नहीं पढ़ना है, पूरा पढ़ना है आपने, अगर मीनिंग आपको कॉम्प्रिहेंड करना है तो ये इंटरेस्टिंग है नोट करना कि जो वैल्क्री है वो डिफरेंट है पहले टू रोबोनोट से जो बनाए थे। कौन कौन से? आपके R1 और R2। क्लियर? अब ये रोबोनोट्स क्यों बोला है? एस्ट्रोनोट्स का नोट्स निकाला हुआ है और आगे रोबो लगा दिया, रोबोनोट्स, मतलब इनको भी स्पेस में बेसिकली भेजने के लिए तैयार किया गया था। तो ये R1 और R2 क्या करते थे? ये परफॉर्म करते थे रिपीटेटिव टास्क, मतलब वही सेम काम, मंडेन वर्क कह सकते हैं, जो कि एक नॉर्मल इंसान भी कर सकता है हालांकि, बट रिपीटेटिव टास्क था, वही बार बार एक ही फंक्शन को बार बार करना है, तो वो रिपीटेटिव टास्क हो गया। तो R1 और R2 वो करते थे कहाँ पे? ISS में। जबकि वैल्करी जो है इसकी 3 फिंगर्स हैं एंड थंब है, तो कह रहे 3 उंगलियां हैं, एक आपका अंगूठा है, और इसको डेवलप किया गया कॉम्प्लेक्स डैश के लिए, तो शायद कॉम्प्लेक्स वर्क के लिए डेवलप किया गया। आगे क्या बोला हुआ है? जैसे कि माइनिंग रिसोर्सेज, तो ये रिसोर्स को माइन कर सकता है। मान लो ये मंगल ग्रह पे चला गया तो वहाँ पे जो रिसोर्सेज हैं तो उनको माइन कर सकता है, ये बिल्ड कर सकता है हैबिटेट्स। हैबिटेट्स का मतलब होता है रहने की जगह। ऑटोनोमसली मतलब इंडिपेंडेंटली, खुद से, किसी इंसान की मदद के बिना ही ये जगह बना सकता है रहने की। कहाँ पे? ऑन दी सरफेस ऑफ मार्स। जैसे कि मैं आपको एक ब्लूप्रिंट दिखाता हूँ, ये देख लीजिए आप, ये आपको दिखाई दे रहे हैं। तो इनको डिज़ाइन किया गया है कि अपने आप ही ये रहने का स्थान बना देंगे मार्स पे, जब आने वाले टाइम पे। कहते हैं ना कि 2035 तक इलॉन मस्क जी कह रहे हैं कि हम मार्स को कॉलोनाइज कर देंगे, है ना, तो यहाँ से लोग वहाँ चले जाएंगे। तो कौन काम करेगा ये? क्योंकि इंसानों के अंदर तो इतना पोटेंशियल है नहीं, तो कौन काम करेगा? ये रोबोट्स करेंगे। एक सेकेंड। फिर आगे बोल रहा है कि कॉम्प्लेक्स ये करेंगे जैसे कि रिसोर्स को माइन करेंगे, हैबिटेट्स बिल्ड करेंगे अपने आप ही मार्स के सरफेस पे, और कंप्लीट करेंगे डिजास्टर रिलीफ डैश। डिजास्टर रिलीफ मतलब जो डिजास्टर हो गया है वहाँ पे एक तरीके से हेल्प पहुँचाई जा सके, उसे पूरा करेंगे, और काम करेंगे अलोंगसाइड एस्ट्रोनॉट्स। जो एस्ट्रोनॉट्स गए हुए हैं उनकी मदद करेंगे, उनके साथ साथ कंपेनियन बन के ये वहाँ पे जाएंगे। एक ह्यूमनॉइड रोबोट जो है वो रिसेंबल करता है एक पर्सन से। अब बता रहा है कि ह्यूमनॉइड रोबोट होता क्या है। रिसेंबल आपको बताइए। अच्छा एक चीज़ और बताऊं, ग्रामर का पॉइंट ऑफ व्यू है यहाँ पे, रिसेंबल के साथ कोई भी प्रेपोजिशन नहीं आती है। हम बोलते हैं ना शी रिसेंबल्स विद हर मदर, ये गलत होता है, शी रिसेंबल्स हर मदर। बहुत बेसिक सा पॉइंट है, ठीक है। तो ह्यूमनॉइड रोबोट जो है रिसेंबल करता है पर्सन से, टिपिकली विद अ टोर्सो। टोर्सो मतलब धड़ की बात हो रही है। एक हेड होता है, बता दिया, 2 आर्म्स होते हैं और 2 लेग्स होते हैं, मतलब बिल्कुल इंसान जैसा दिखता है, वो ये बोलना चाह रहा है। इंजीनियर्स बिलीव करते हैं क्या? विद द राइट सॉफ्टवेयर, अगर उनमें राइट सॉफ्टवेयर डाल दिया जाए तो जो ह्यूमनॉइड रोबोट्स हैं वो इवेंचुअली इन द एंड क्या कर पाएंगे? बी एबल टू फंक्शन सिमिलरली टू ह्यूमंस एंड यूज द सेम टूल्स एंड इक्विपमेंट। जो टूल्स इंसान यूज कर पाते हैं जिस तरीके से, वैसे ये रोबोट्स भी कर पाएंगे। चलें आगे। चलिए जी, नासा डेक्स्ट्रस रोबोटिक्स टीम लीडर शाउन एजीमी, जो भी इनका नाम है, तो डेक्स्ट्रस रोबोटिक टीम लीडर, ठीक है। वैसे डेक्स्ट्रस अपने आप में एक टर्म होता है, एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है स्किलफुल, यहाँ पे एडजेक्टिव नहीं है, यहाँ पे डेक्स्ट्रस रोबोटिक्स टीम लीडर, शायद ये डेक्स्ट्रस रोबोटिक टीम पूरा टीम का नाम है आई गेस। तो उसके लीडर जो है शाउन अजीमी, उन्होंने कहा है कि जो ह्यूमनॉइड रोबोट्स है ना स्पेस के अंदर, वो क्या कर पाएगा? पोटेंशियली हैंडल कर पाएगा रिस्की टास्क। कैसे रिस्की टास्क? जैसे कि क्लीन कर पाएगा सोलर पैनल्स को,
और इंस्पेक्ट करेगा, एग्जामिन करेगा मेल फंक्शनिंग इक्विपमेंट को। मेल फंक्शनिंग इक्विपमेंट मतलब जो इक्विपमेंट खराब हो गए हैं तो उनको इंस्पेक्ट करेगा, एग्जामिन करेगा, फिर ठीक करेगा वो इक्विपमेंट जो आउटसाइड द स्पेस क्राफ्ट है, ताकि एस्ट्रोनॉट्स प्रायोरिटाइज कर पाए एक्सप्लोरेशन को और डिस्कवरी को। अब देखो कोई भी एस्ट्रोनॉट स्पेस में जा क्यों रहा है, वो जा रहा है एक्सप्लोरेशन के लिए और डिस्कवरी के लिए, नई खोज की जाए ताकि पृथ्वी पर रहने वाले जो वासी हैं, जो लोग हैं, या पूरी ह्यूमैनिटी को एक तरीके से हेल्प मिल सके, हम और ग्रो कर सकें, है ना, और एडवांसमेंट्स हो सके, हम और प्रोग्रेसिव हो सकें। बट वहाँ पे जाके अगर उनकी एनर्जी जो बेसिकली डेविएट हो रही है, अब वो ऐसे काम कर रहे हैं जो कि एक मशीन भी कर सकती है, तो कहीं ना कहीं हमारी एक्सप्लोरेशन में कोई बाधा आ रही है, ऑब्स्टिकल आ रही है। तो अब सोलर पैनल को क्लीन करना, ये जो खराब हो गए इक्विपमेंट इनको डील करना, तो ये तो रोबोट्स भी कर सकते हैं, ऐसा सोच रही है नासा। बट नॉर्मल मशीनें नहीं कर सकती, इंसान जैसा रोबोट कर सकता है। तो ऐसे टास्क जो कि रिपीटेटिव होंगे, रिपीटेटिव तो नहीं कहूंगा, ये तो कॉम्प्लेक्स टास्क के लिए बनाया गया। रिपीटेटिव वाले तो वो पहले वाले थे शायद, क्या नाम था उनका, R1 और R2 थे। इनको तो कॉम्प्लेक्स के लिए बनाया गया ना R5 को। तो ये तो कॉम्प्लेक्स काम है भाई, ये रिपीटेटिव काम थोड़ी है, तो बहुत कॉम्प्लेक्स समझते हैं ना, पेचीदा। तो इसके लिए रोबोट्स को बनाया जा रहा है ऐसे ऐसे काम करने के लिए, ताकि इंसान के पास एनर्जी बचे, और एनर्जी बचेगी तो वो अपना दिमाग, अपना इंटेलेक्ट आगे अपनी एक्सप्लोरेशन में और नई खोज करने में लगाएगा। यू ऑल्सो एम्फेसाइज दैट, यहाँ पे ग्रामर का पॉइंट मुझे याद आ रहा है। एम्फेसाइज एक वर्ब होती है जिसके बाद कोई भी प्रेपोजिशन नहीं आती है, जनरली बच्चे ओन का यूज़ कर देते हैं। एम्फेसिस के बाद ओन आता है, अगर आपको ये बात ध्यान हो तो, एम्फेसाइज के बाद नहीं आता है। एम्फेसाइज दैट, क्या एम्फेसाइज किया, जोर डाला किस चीज़ पे, दे आर नॉट ट्राइंग टू रिप्लेस ह्यूमन क्रूज। उन्होंने ये बात पे जोर डाला कि ह्यूमन क्रूज को रिप्लेस नहीं कर रहे हैं, मतलब इंसान भी जाएंगे, रोबोट साथ में जाएंगे, वो ये बोल रहा है। दे आर रियली जस्ट ट्राइंग टू टेक द डल डर्टी डेंजरस वर्क ऑफ देयर प्लेट्स। ये क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, डल काम जो होता है, डर्टी वर्क जो है, जो डेंजरस काम है, वर्क ऑफ देयर प्लेट्स। ऑफ देयर प्लेट्स का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि किसी के ऊपर से कुछ जिम्मेदारी हटा देनी है किसी और चीज को लाके, ताकि अलाउ कर पाए, वो फोकस कर पाए हायर लेवल एक्टिविटीज पे। कौन, इंसान। तो उनसे ये डर्टी टास्क हटा दिया जाएगा, उनसे उनकी जिम्मेदारी ले ली जाएगी रोबोट्स के द्वारा। नासा जो है पार्टनर कर रहा है रोबोटिक कंपनीज के साथ, जैसे कि ऑस्टिन है ना, और उसमें बताया टेक्सास बेस्ड एप्ट्रॉनिक टू लर्न हाउ ह्यूमनॉइड रोबोट्स डेवलप्ड फॉर टेरेस्ट्रियल पर्पसेस कुड बेनिफिट फ्यूचर ह्यूमनॉइड रोबोट्स डेस्टाइन्ड फॉर स्पेस। ये बहुत अच्छा पॉइंट है, इसे समझेंगे। नासा जो है पार्टनर कर रहा है रोबोटिक कंपनीज के साथ, जैसे कि ऑस्टिन और टेक्सास बेस्ड एप्ट्रॉनिक, जिसमें वो क्या कर रहा है, लर्न कर रहा है। क्या लर्न कर रहा है कि जो ह्यूमनॉइड रोबोट्स होते हैं ना, जिनको डेवलप किया गया है पृथ्वी के लिए, टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है अर्थली, इस ग्रह से रिलेटेड, हमारे ग्रह से, अर्थ की बात हो रही है। तो जो रोबोट्स डेवलप किए गए थे अर्थ के पर्पज के लिए, अब वो क्या कर रहा है, वो कैसे बेनिफिट कर सकते हैं फ्यूचर के ह्यूमनॉइड रोबोट्स जिनको तैयार किया जा रहा है स्पेस के लिए। मतलब पृथ्वी पे यूज होने वाले रोबोट्स से वो कुछ सीख रहा है, कुछ लर्न कर रहा है। कौन, नासा, पार्टनर करके दूसरी कंपनीज के साथ, ताकि जो फ्यूचर में रोबोट्स भेजे जाएंगे, है ना, उनकी समझ डेवलप की जा सके, क्योंकि ये भी रोबोट्स है और वहां पे भी रोबोट्स हैं। तो इनके साथ पार्टनर कर रहा है ताकि इनको समझ के उनको तैयार किया जा सके, जो कि स्पेस में जाएंगे। बोलो हाँ, नहीं बोलोगे। एप्ट्रॉनिक इज डेवलपिंग अपोलो, नाम बताया। एप्ट्रॉनिक जो है डेवलप कर रहा है अपोलो, जो कि एक ह्यूमनॉइड रोबोट है। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन था, ध्यान से समझिएगा। शायद ये 4 वर्ड्स थे जो कि अपनी जगह पे सही नहीं थे, है ना, हो भी सकते थे, नहीं भी। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, यहाँ बोल रहा है ह्यूमनॉइड रोबोट जिसका जो पैलेट है, पैलेट तो एक वुडन फ्लैट स्ट्रक्चर होता है। पैलेट टास्क तो कोई टर्म नहीं होता, कहने का मतलब ये वर्ड्स इंटरचेंज होंगे, बट हम अभी ऊपर ऊपर से पढ़ ले रहे हैं, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इंटरचेंज कर लेंगे। तो मुझे समझ में आ रहा है कि जो ह्यूमनॉइड रोबोट है, जिसका टास्क जो होगा वो होगा, क्या होगा, वर्क करना। कहाँ पे वर्क करना, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स के अंदर वर्क करना। वो मूव करेगा स्टैकिंग को, स्टैकिंग मतलब सामान को, और अदर सप्लाई चैन ओरिएंटेड टास्क को। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। This endeavor on NASA's part is significant as it includes identifying key gaps where future investment is needed to bring a terrestrial system into the space environment and to be certified for operating in space. अब देखो, endeavor का मतलब बेसिकली प्रयास होता है, एफर्ट लगाना होता है। बट 2 मीनिंग होते हैं, एक एफर्ट लगाना और एफर्ट, वर्ब भी होता है, नाउन भी होता है, दोनों मीनिंग होते हैं। तो यहाँ पे नाउन की तरीके से यूज हुआ है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, दिस एंडेवर, है ना।
एंडेवर वैसे गाड़ी का नाम भी है, फोर्ड की वापस आ रही है इंडिया में, वैसे चली गई थी फोर्ड वापस। तो एंडेवर यहाँ पे नाउन है, एफर्ट की बात हो रही है। तो ये जो एफर्ट है, कौन सा एफर्ट, ये स्पेस में रोबोट भेजने की जो बात हो रही है, एस्ट्रोनॉट के जो कंपेनियन बन के जाएंगे, ये जो एफर्ट है वो नासाज पार्ट इज सिग्निफिकेंट। तो नासा की तरफ से ये जो एफर्ट लगाया जा रहा है ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें इंक्लूड है, क्या इंक्लूड करना है, आइडेंटिफाई करना है की गैप्स को वेयर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इज नीडेड। बेसिकली पहले की गैप्स ढूंढने हैं कि कहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। टू ब्रिंग अ टेरेस्ट्रियल सिस्टम इनटू द स्पेस एनवायरनमेंट एंड टू बी सर्टिफाइड फॉर ऑपरेटिंग इन स्पेस। जो टेरेस्ट्रियल सिस्टम है ना, टेरेस्ट्रियल मतलब जो अर्थ पे जो रोबोट्स हैं, है ना, उनको कैसे स्पेस में भेजा जाए, है ना। मैंने अभी बताया था ना पिछली स्लाइड में कि जो अर्थ वाले रोबोट्स हैं उनको समझ रहे हैं, ताकि स्पेस में रोबोट्स को भेजा जा सके, वहां पे जाके भी वो परफॉर्म कर सके। तो वो गैप्स ढूंढ रहे हैं कि कौन कौन से एरिया ऐसे हैं कि ये अर्थ वाले रोबोट ये वाला काम स्पेस में जाके नहीं कर सकते, तो वो गैप को ढूंढ रहे हैं। तो गैप को ढूंढेंगे, फिर इन्वेस्ट करेंगे, अच्छा ये काम स्पेस में करवाना है उनसे, तो इसके ऊपर थोड़ी और रिसर्च की जाए। समझे कि नहीं, दोबारा पढ़ लेंगे। ये जो एफर्ट है नासा के पार्ट का, मतलब जो नासा ये जो एफर्ट लगा रहा है ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें इंक्लूड है हमें आइडेंटिफाई करना है की गैप्स को, कि जहाँ पे फ्यूचर इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, ताकि जो टेरेस्ट्रियल सिस्टम है ना उसको क्या किया जा सके, ब्रिंग किया जा सके कहाँ पे, इनटू द स्पेस एनवायरनमेंट, स्पेस में ले जाया जा सके और उसे सर्टिफाई किया जा सके ताकि वो ऑपरेट कर सके स्पेस के अंदर। आई होप आपको समझ में आ गया। द डेवलपमेंट ऑफ दीज रोबोट्स इज पार्ट ऑफ नासाज ब्रॉडर स्ट्रैटेजी। नासा की एक ब्रॉडर स्ट्रैटेजी है और ये जो रोबोट्स की डेवलपमेंट हो रही है ये उसी स्ट्रैटेजी का एक पार्ट है, जिसमें इंप्रूव करना है। नासा को क्या इंप्रूव करना है, हमारी एबिलिटी को इंप्रूव करना है, जिसमें हम ट्रैवल कर सकें थ्रू स्पेस, क्योंकि अभी भी हम ट्रैवल कर सकते हैं बट और अपनी कैपेसिटी को बढ़ाना है, वहाँ पे हम रह भी सके, वहाँ पे वर्क कर सकें डीप स्पेस के अंदर, और एट द सेम टाइम लैंड भी कर सकें अदर प्लैनेट्स पे। एंड बॉडीज, बॉडीज बेसिकली सेलेस्टियल बॉडीज की बात हो रही है। अर्थ के अलावा ये सन, मून, सन पे पहुंचना तो आई डोंट नो, इम्पॉसिबल ही है अभी तो। मार्स हो गया या दूसरा कोई प्लैनेट हो गया, ठीक है। तो ये बॉडीज सेलेस्टियल बॉडीज आपको पता है, तो वहाँ पे हम लैंड कर सकें थ्रू आउट द सोलर सिस्टम। जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है उसमें क्या इंक्रीज करना है, हमारी कैपेसिटी को। ऑब्जेक्टिव का मतलब गोल जो है, तो गोल क्या है, हमारी कैपेसिटी को इंक्रीज करना है, जिसमें हम स्कैन कर सकें, कॉम्प्रिहेंड कर सके यूनिवर्स को, इस यूनिवर्स के राज को हम लोग समझ सकें, एज वेल एज टू एड्रेस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इन अर्थ एंड स्पेस साइंस। तो इस पृथ्वी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, कि हमें किसने बनाया है, ये सौर मंडल के पीछे का अगर हमें साइंस समझ में आ जाए, या फिर इस पूरी दुनिया का साइंस, पूरी दुनिया का समझना तो मुझे मुश्किल ही लगता है वैसे। कितने फिलोसफर्स आए, कितने सारे साइंटिस्ट आए पास्ट के अंदर, ठीक है, पूरी तरीके से टोटलिटी को तो कोई भी समझ नहीं पाया है, और मुझे नहीं लगता आने वाले टाइम में भी कोई से पूरी तरीके से इस दुनिया को समझ पाएगा। वो हम बात करते हैं ना परम सत्य ढूंढने की बात करते हैं, मोक्ष की प्राप्ति की बात करते हैं, एनलाइटनमेंट की बात करते हैं। तो मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ भाई, मैं वैसे इतना बड़ा नहीं हो गया हूँ, है परम ज्ञानी, बट जो मेरा दृष्टिकोण है, मुझे ऐसा लगता है कि इम्पॉसिबल है भाई लाइफ को समझना, नहीं समझ सकते हो आप कितना मर्जी कोशिश कर लो, आप इतने से अंश को भी नहीं समझ सकते हो आप। अब आने वाले टाइम पे लोग क्रैक करेंगे नहीं करेंगे, अब इसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। हालांकि एडवांसमेंट हो रही है, टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाएगी, बड़ी भी। अगर आज से 200 साल पहले आप चले जाओ पीछे पास्ट में और अपना मोबाइल फ़ोन लेके और उनको बोलो कि भाई ऐसी ऐसी चीज़, मतलब आज से 200 साल पहले आप किसी को बोल दो कि आने वाले टाइम पे मोबाइल होगा, ये होगा, वो होगा, वो मानेगा? बिल्कुल भी नहीं मानेगा। सोचो आने वाले 200 साल बाद क्या क्या चीज़ें पॉसिबल होंगी, हम सोच भी नहीं सकते हैं। एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी है, शायद आपने सुनी होगी, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, क्या ऐसा पूरा पूरा पॉसिबल है कि टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो जाए कि आने वाले टाइम पे हम ऐसे रोबोट्स बना ले जिसके अंदर फीलिंग्स भी हो? बिल्कुल पॉसिबल है। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई दूसरे प्लैनेट के ऊपर या दूसरी सेलेस्टियल बॉडी के ऊपर कोई सिविलाइजेशन ऑलरेडी बहुत एडवांस्ड है, जिन्होंने हमें बनाया है। हमारा डीएनए भी तो एक कोडिंग हो सकता है। एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी सच नहीं होती है, लोगों के अजम्पशन होते हैं, बट पॉसिबल तो कुछ भी है ना। इसलिए यही बात की जा रही है कि सच को आप नहीं जान सकते भाई। जो इंसान कहता है ना मैंने ज़िंदगी को समझ लिया है, ये ज़िंदगी के मेरे अनुभव हैं, अगले ही पल ज़िंदगी आपके सामने ऐसे सर्कमस्टांसेस ला के रख देगी कि वो सारे अनुभव धरे के धरे रह जाते हैं। ठीक है जी, चलिए खैर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन पे आते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन डील करें, बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, आ जाइए।
विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज। इन्फर्ड के बारे में मैंने आपको कई बार बताया है, इसे इन्फेरेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्फेरेंस। इन्फेरेंस का मतलब है कि गिवन इंफॉर्मेशन का यूज करके एक ऐसा आउटकम निकालना जो कि गिवन नहीं है, इनडायरेक्ट है। ठीक है, चलिए वन बाय वन हम लोग रीड करते हैं। वैल्करी इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स प्रेसिडेंट्स विद रिगार्ड टू इट्स फिजिकल स्ट्रक्चरिंग। प्रेसिडेंट्स का मतलब जो वैल्करी से पहले के रोबोट्स थे, शायद R1 R2 की बात कर रहा है, वैल्करी R5 था ना, तो जो R5 है वो डिफरेंट है R1 और R2 से अगर बात करें फिजिकल स्ट्रक्चरिंग की। देखो, आपको याद हो तो वैल्करी के बारे में ये बताया था कि इसकी 3 फिंगर्स हैं, 1 थंब है, बट ऐसा कहीं नहीं बोला है कि R1 R2 की नहीं है। ये बोला था कि वो रिपीटेटिव टास्क करते हैं, R1 और R2 जो थे वो रिपीटेटिव टास्क करते थे, बट ऐसा कहीं नहीं बोला है कि उनकी फिंगर्स नहीं थी या थंब नहीं थी। तो अपनी तरफ से अजम्पशन नहीं लगाना है कि पहले वाले का फिजिकल स्ट्रक्चर ऐसा था और वैल्करी का फिजिकल स्ट्रक्चर ऐसा है। फिजिकल स्ट्रक्चर की बात कहीं डिफाइन नहीं की गई है कि R1 R2 का फिजिकल स्ट्रक्चर ऐसा था और R5 का ऐसा है, तो ये गलत है ये बात। वैल्करी जो है वो डिफरेंट है उसके प्रेसिडेंट से। प्रेसिडेंट्स मतलब उसके पहले वाले मॉडल्स। अगर बात की जाए फिजिकल स्ट्रक्चरिंग की, तो हमें कहीं नहीं बताया गया कि वो डिफरेंट है कि नहीं है, तो हम ये इन्फर नहीं कर सकते, ये इन्फॉर्मेशन इनडायरेक्ट तरीके से नहीं समझ सकते, इसकी पैसेज में कहीं बात नहीं की गई है, तो ये गलत है। तो पहला गलत है, पहला गलत है। ओके, ऑल ऑफ दीज भी गलत हो गया। जो एंटीसीडेंट्स हैं वैल्करी के, अब एंटीसीडेंट्स और प्रेसिडेंट्स दोनों सेम ही चीज होते हैं, मतलब ये भी R1 R2 की बात कर रहा है, ये R5 है। तो जो वैल्करी के एंटीसीडेंट्स हैं उनके अंदर एबिलिटी है कि वो परफॉर्म कर सकते हैं लेसर वेराइटी ऑफ टास्क देन वैल्करी। ये सही बात है, क्योंकि जो वैल्करी है वो कॉम्प्लेक्स टास्क को परफॉर्म कर सकता है, रिसोर्सेज को माइन करना हो गया, और वो क्या था, सोलर पैनल्स को क्लीन करना हो गया, एक दो काम और बताया था, वो ऑटोनोमसली मार्स पे जाके हैबिटेट्स बना देना, याद होगा आपको ये बात, है ना। लेकिन जो पहले वाले थे वो रिपीटेटिव टास्क करते थे, मतलब वो लेसर वेराइटी ऑफ टास्क करते थे देन वैल्करी। वैल्करी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कर सकता है, तो ये बिल्कुल सही बात है। इसको हम इन्फर कर सकते हैं कि वैल्करी से पहले वाले जो मॉडल्स थे वो लेसर वेराइटी ऑफ टास्क को परफॉर्म करते थे, उनके अंदर ऐसी एबिलिटी थी अगर कंपेयर करें वैल्करी से। ये सही है, सेकेंड वाला हो सकता है। ह्यूमनॉइड रोबोट जो है जैसे कि वैल्करी आर मेंट टू रिप्लेस ह्यूमंस इन द लॉन्ग रन, ऐसा कहीं नहीं बोला है। जो ह्यूमन क्रूब्स हैं उनके कंपेनियन बन के जाएंगे, बट ये कहीं नहीं बोला कि ह्यूमंस को ही रिप्लेस कर देंगे, तो ये तो हमारी अजम्पशन होगी ना। पैसेज से क्या इन्फेरेंस निकाला जा सकता है उसके बारे में बात करनी है बेटा, तो ये भी गलत हो गया। ओनली 2 होगा, तो मतलब ए इज द राइट आंसर। बोलो हाँ, बड़े प्यारे बच्चे। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज, वीडियो को पॉज करके बना लेना भाई साथ साथ। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज यूजेस इम्पोजिंग इन अ सिमिलर वे एज यूज्ड इन द पैसेज। तो पैसेज में किस तरीके से यूज हुआ था इम्पोजिंग, अगर आपको ध्यान हो तो कहाँ है, ए पे था ना। इम्पोजिंग फिगर बोला है, एन इम्पोजिंग फिगर। तो एन इम्पोजिंग फिगर में जो आर्टिकल आया हुआ है वो फिगर के लिए आया हुआ नाउन है, और कैसा फिगर, इम्पोजिंग, तो ये मॉडिफाई करने वाला एडजेक्टिव है। बोलो हाँ। और इम्पोजिंग में ई वाली साउंड है, वर्बल वाली साउंड है, तो उसके लिए बेटा एन आया हुआ है। यस और नो। तो आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई है कि वो एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, आईएनजी वाला फॉर्म एडजेक्टिव बन के आया हुआ है, प्रेजेंट पार्टिसिपल भी इसे हम लोग कहते हैं। तो पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग इम्पोजिंग इन अ सिमिलर वे एज यूज्ड इन द पैसेज, मतलब पैसेज में इम्पोजिंग जिस तरीके से यूज हुआ है, इन तीनों में से कौन सा ऐसा सेंटेंस है जिसमें इम्पोजिंग उसी सेम तरीके से यूज हुआ है जैसा पैसेज में हुआ था। चलिए देखते हैं। नॉट्रे डेम रिमेन्स एन इम्पोजिंग कैथेड्रल ऑफ फ्रांस ऑफन विजिटेड बाय टूरिस्ट। कैथेड्रल बेसिकली बड़ा चर्च होता है, बहुत बड़ा चर्च। तो ये नाम बताया चर्च जो है ये एक अरे स्लीपिंग टाइम हो गया, 10:30 का अलार्म लगा रखा है रात का। खैर, नोट्रे डेम रिमेन्स एन इम्पोजिंग कैथेड्रल ऑफ फ्रांस। आप भी सोच रहे होगे रात को सर है, तो रात वाले वो नाइट सूट में वीडियो बनानी चाहिए ना। नहीं नहीं भाई, नोट्रे डेम, अब कपड़े तो अब रात को चाहे 1 बजे बनाओ 2 बजे बनाओ भाई, तो वो तो बदल के पढ़ाने पड़ेगा ना। नोट्रे डेम रिमेन्स एन इम्पोजिंग कैथेड्रल ऑफ फ्रांस ऑफन विजिटेड बाय टूरिस्ट। नाइट सूट भी क्या होता है वैसे हमारा, नाइट सूट को वो थोड़ी होता है वो पैर में पहना हुआ नाइट सूट है। हमारा नाइट सूट वही होता है भाई, कपड़े जो पुराने हो गए हैं 4-5 साल पुराने, उसी को रगड़ ले रहे हैं, है ना, अब जिनको हम नॉर्मली बाहर पहन के नहीं जाते हैं। तो नोट्रे डेम रिमेन्स एन इम्पोजिंग कैथेड्रल, क्या यहाँ पे इम्पोजिंग वैसे ही यूज हुआ, बिल्कुल सही, क्योंकि एन जो है आपका यहाँ नाउन है और नाउन को ये मॉडिफाई कर रहा है, एडजेक्टिव है, तो मतलब पहला सही है बेटा। आई हेट इम्पोजिंग माई बिलीफ ऑन यू, देखो हेट एक वर्ब है,
वैसे हेट के बाद क्या आता है, नाउन आता है, आई हेट यू, है ना, या फिर आई हेट मूवीज। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं मूवीज को हेट करता हूँ। तो वर्ब के बाद ये नाउन की जगह है ना। आई हेट व्हाट, आई हेट इम्पोजिंग माई बिलीफ, जो मेरे बिलीफ हैं मुझे दूसरों पे थोपना पसंद नहीं है। क्या पसंद नहीं है, दूसरों पे थोपना पसंद नहीं है। जैसे बोलते हैं आई हेट ड्रिंकिंग, आई हेट डांसिंग, ऐसे आई हेट इम्पोजिंग। तो वर्ब के बाद ये ऑब्जेक्ट की जगह है, आई हेट व्हाट, आई हेट इम्पोजिंग माई बिलीफ। ऑब्जेक्ट की जगह है तो मतलब ये नाउन या प्रोनाउन की जगह है। अब वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म नाउन वाली पोजीशन पे है, तो उसे तो हम लोग जेरेंड कहते हैं, आपको याद होगा, है ना। बट हमारे पैसेज में तो ये एडजेक्टिव की तरीके से यूज हुआ है, तो कहने का मतलब सेकंड वाला बटन नहीं है। थर्ड पे आते हैं, लायर्स बिगिन बाय इम्पोजिंग अपॉन अदर्स बट एंड बाय डिसीविंग देमसेल्फ। लायर्स जो हैं दूसरों पे इम्पोज करते हैं चीज़ें, बट आखिरी में खुद को ही डिसीव कर लेते हैं। तो बाय आपका प्रेपो होता है, बहुत अच्छे से जानते हैं। प्रेपो के बाद ऑब्जेक्ट होते हैं, फिर से वही ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होते हैं। तो V1 ING वाली फॉर्म नाउन की जगह पे है, नाउन की जगह पे है, तो फिर से क्या है, जेरेंड है। कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट वाला है, तो ओनली वन हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। बोलो हाँ। इम्पोजिंग का मतलब ग्रैंड और इम्प्रेसिव था। चलिए, ये क्वेश्चन था, इसके अंदर जो आपके वर्ड्स हैं वो अपनी पोजीशन पे सही हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, तो आप पढ़िए। वैसे हमने पढ़ लिया था अपनी पोजीशन पे ये सही नहीं थे, ठीक है। चलिए, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अ सेंटेंस इज गिवन विद 4 वर्ड्स मार्क्ड 1 2 3 4 1 2 3 4। ये जो वर्ड्स हैं अपनी पोजीशन पे सही हो भी सकते हैं, नहीं भी। 4 ऑप्शंस हैं आपके पास, डिफरेंट अरेंजमेंट्स कर रखी हैं, और आपको बताना है, ऐसा ऑप्शन चूज करना है जो कि करेक्ट अरेंजमेंट बताए। और अगर नो अरेंजमेंट है तो फिर नो अरेंजमेंट आप चूज कर लेंगे। चलिए, एप्ट्रॉनिक जो है जो डेवलप कर रहा है अपोलो को, एक ह्यूमनॉइड रोबोट है जिसका हुज पैलेट्स टास्क विल इंक्लूड वर्किंग। अब आप एक बात बताओ, पैलेट तो एक वो फ्लैट वुडन स्ट्रक्चर होता था, ये खुद एक नाउन है और टास्क भी नाउन है, तो दो नाउन एक साथ कैसे आ जाएंगे। हालांकि कंपाउंड नाउन करके एक टर्म होता है, बट पैलेट टास्क कुछ मीनिंग भी तो बनना चाहिए ना, मीनिंग ही नहीं बन रहा है ये तो। कहने का मतलब फर्स्ट वाला अपनी पोजीशन पे गलत है, ठीक है। क्या आ सकता है यहां पे, चलो आगे पढ़ लेते हैं। डैश टास्क विल इंक्लूड वर्किंग इन पैकेजेस एंड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स। यहां से एक हेल्प मिल गई है कि भाई रोबोट जो है काम करेगा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स में, और यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही आना चाहिए, कोई जगह आनी चाहिए जहाँ पे रोबोट काम करेगा। ये प्लांट पौधे वाला प्लांट नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बेसिकली फैक्ट्री को बोला जा रहा है, कंपनी को बोला जा रहा है। तो वेयर हाउस आ सकता है ना, वेयर हाउस भी तो जगह होती है, गोदाम हो गया, वहाँ पे काम करेंगे भाई, या कुछ स्टोर किया जाता है वेयर हाउस के अंदर। तो हम ऐसा बोल सकते हैं ह्यूमनॉइड रोबोट। अभी मुझे फर्स्ट का नहीं पता क्या है, मैं सेकंड का देख रहा हूँ क्योंकि वहां से अच्छा हिंट मिल रहा है। तो जरूरी नहीं कि पहले से ही आपने एलिमिनेट करना शुरू करना, नहीं समझ में आ रहा तो आगे चले जाओ, वहां समझ में नहीं आ रहा तो उससे आगे चले जाओ, ठीक है। चलो, तो ह्यूमनॉइड रोबोट जो है वो वर्क करेगा, बोल सकते हैं वेयर हाउस में और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स में, बोल सकते हैं वेयर हाउसेज प्लूरल भी है और प्लांट्स भी प्लूरल है, तो पैरेललिज्म भी मेंटेन हो रहा है आपका, एंड के दोनों तरफ सेम सेम चीज़ें यूज करते हैं। कहने का मतलब जो तीसरे नंबर वाला है वो यहाँ पे आएगा, सेकंड नंबर पे आएगा, मतलब सेकंड पोजीशन पे थर्ड आना चाहिए। अब देखो सेकंड पोजीशन पे थर्ड कहाँ कहाँ है, देखो एक तो ये रहा सेकंड पोजीशन पे, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, और यहाँ पे है, ठीक है। तो 4 3 मतलब ये सेकंड नंबर पे, और यहाँ पे भी है सेकंड नंबर पे, यस और नो। चलो, अब आगे देखते हैं और क्या हो सकता है, और देखें। चलिए जी, और देखते हैं, आगे पढ़ते हैं। तो वर्क करेगा वेयर हाउसेज में और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स में, मूव करेगा, किसको मूव करेगा, तो क्या हम बोल सकते हैं पैकेजेस को मूव करेगा, बिल्कुल सही। स्टैकिंग भी वही होता है, सामान जो पड़ा हुआ है, पैकेजेस को भी बोल सकते हैं। कहने का मतलब पैकेज यहाँ पे आ सकता है। अच्छा, वैसे पैलेट्स भी आ सकता है यहाँ पे, पैलेट्स भी तो एक तरीके का वही होता है भाई, पैलेट्स के ऊपर भी तो सामान रख के ढोया जाता है, उसको भी तो मूव किया जाता है, तो पैलेट्स भी आ सकता है। कहने का मतलब इस वाली पोजीशन पे 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, इस वाली पोजीशन मतलब तीसरे नंबर पे या तो 1 होना चाहिए या तो 2 होना चाहिए। तीसरे नंबर पे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, अरे तो और कुछ देखना पड़ेगा फिर हमें। अब आगे बोल रहा है, आगे बोल रहा है स्टैकिंग अर्थली एंड अदर सप्लाई चैन ओरिएंटेड टास्क। अर्थली यहाँ पे रोंग है, अर्थली की पोजीशन गलत है। अर्थली एक एडजेक्टिव होता है, आपको पता होगा। अर्थ एक नाउन है वैसे, और नाउन में अगर एल वाई लगाते हैं तो आपको पता है वो एक एडजेक्टिव बन जाता है अर्थली। मैंने बताया था ना आपको ये बात, किसी एडजेक्टिव में एल वाई लगाते हैं तो वो एडवर्ब बन जाता है, बट किसी नाउन में एल वाई लगाते हैं तो वो एडजेक्टिव बन जाता है अर्थली।
देखो अर्थली टास्क एक टर्म हो सकता है, पृथ्वी से रिलेटेड कार्य है, टेरेस्ट्रियल टर्म बार बार यूज हो रहा था। कहने का मतलब जो अर्थली है वो पहले पे अप्रोप्रिएट है कि ह्यूमनॉइड रोबोट जो होगा उसका पृथ्वी पे क्या काम होगा या पृथ्वी से रिलेटेड क्या काम होगा, वर्क करना वेयर हाउस में या फिर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स में, समझ रहे हो। तो अर्थली पहले पे एकदम बिल्कुल सही जा रहा है। तो पहले पे चौथे नंबर वाला होना चाहिए, पहले पे चौथे नंबर वाला ये रहा, मतलब ए इज द राइट आंसर, डी आपका गलत हो गया। एक बार चेक कर लेते हैं जल्दी से। पहले पे 4 आ रहा है। ह्यूमनॉइड रोबोट जो है जिसमें जो अर्थली टास्क होगा उसमें इंक्लूड होगा वर्क करना, थर्ड आएगा अगले पे, वेयर हाउस में वर्क करना बिल्कुल। और कहाँ वर्क करना, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स में। कैसे मूव करके, किसको मूव करके, दो पे क्या, पैकेजेस को मूव करके, स्टैकिंग को मूव करके, और फिर आखिरी में 1 आ जाएगा। 1 क्या है, पैलेट्स, मतलब वही सामान जो ढोआ जा रहा है उसे मूव करके और अदर सप्लाई चेन ओरिएंटेड टास्क को करके। ठीक है जी, तो 4 3 2 1 आपका आंसर हो गया। ईडीएम है ये, दे आर रियली जस्ट ट्राइंग टू टेक द डल डर्टी एंड डेंजरस वर्क ऑफ देयर प्लेट्स। द ईडीएम टेक समथिंग ऑफ द प्लेट का मीनिंग बताना है। तो चलिए मैंने समझा दिया था वैसे। टेक समथिंग ऑफ, जैसे अगर कोई चीज आपके प्लेट में डाली जा रही है तो आपके ऊपर उस चीज की जिम्मेदारी बढ़ गई है, कुछ हटाया जा रहा है तो जिम्मेदारी खत्म हो गई है। तो जिम्मेदारी होना, टू हैव अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो उल्टा मीनिंग हो गया ना। खाने की आदत होना, ये भी गलत हो गया। रिड्यूस द लोड ऑफ टास्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिल्कुल सही है। एब्सोल्युटली वीक और फ्रेजाइल, फ्रेजाइल का मतलब भी वीक होता है, नाजुक होना, तो ये भी मीनिंग नहीं है। रिस्की और थ्रेटनिंग नहीं है, सी इज द राइट आंसर। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करके जल्दी से बनाएंगे एक बार। बना लिया। चलिए पहले वोकैब सीखते हैं इसकी। पॉपुलिस्ट एक टर्म है। पॉपुलिस्ट एक नाउन, एक ऐसा इंसान होता है या पॉलिटिशियन होता है जो कि मेनली इंटरेस्टेड होता है प्रॉब्लम्स एंड नीड्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपल। आम जनता की जो प्रॉब्लम्स को एड्रेस करे, उसको समझे और उन्हीं के बारे में बात करे, रोटी कपड़ा मकान बेसिकली। तो उस लीडर को, उस पॉलिटिशियन को हम लोग पॉपुलिस्ट कह सकते हैं। ठीक है, ऐसा इंसान वैसे जनरली इमोशंस के ऊपर भी खेलता है। पॉपुलिस्ट जो होता है वो डेवलपमेंट की बात नहीं करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात नहीं करेगा, वो उन्हीं मुद्दों की बात करेगा जो मुद्दे जनता सुनना चाहती है ताकि उसे वोट मिल सके। ठीक है। परपेचुएट का मतलब होता है टू कोज समथिंग टू कंटिन्यू। परपेचुएट करना मतलब लगातार कोई चीज चलते रहना, नेवर एंडिंग पोजीशन में आ जाना। ठीक है। ऑपरेशन का मतलब आपके ऊपर कोई बेरहमी से अत्याचार कर रहा है, मतलब आपके ऊपर क्रूएलिटी शो कर रहा है। अनजस्ट और क्रूअल एक्सरसाइज ऑफ अथॉरिटी और पावर, मतलब कोड़े बरसाए जा रहे हैं, स्लेव बना के आपको रखा हुआ है तो आपको ऑप्रेस किया जा रहा है, ये आपके ऊपर एक शब्द होता है हिंदी में उत्पीड़न, है ना। तो वही है ये ऑपरेशन। वेंचर, वेंचर का मतलब है न्यू एक्टिविटी यूजुअली दैट इन्वॉल्व रिस्क और अनसर्टेनिटी। मतलब कोई नया काम कर रहे हो, कोई नया बिजनेस है तो वो एक वेंचर है। कोई जो आप काम जनरली करते हो उससे अलग भी कुछ काम कर रहे हो जो कि रिस्की है तो वो भी एक वेंचर है। ये सुन लो। मेन्यूवर बहुत अच्छा वर्ड है। मेन्यूवर का मतलब होता है जैसे आप बाइक चला रहे हैं, ये पीछे से बाइक उठा दी, आगे से उठा दी बाइक, ड्रिफ्ट मार दी, समझ गए, जिथे जावांगे गड्डी मोड़ेंगे, ये स्किल्स दिखा रहे हैं आप अपनी, तो ये मेन्यूवर होता है। स्किलफुली किसी काम को करना बहुत अच्छे तरीके से। एंडेवर तो मैंने आपको बता दिया था, ये वर्ब भी होता है, नाउन भी होता है। जब ये वर्ब होता है तो उसका मतलब कुछ करना, प्रयास लगाना, ट्राई टू डू समथिंग। जब ये नाउन होता है तो उसका मतलब होता है प्रयास। वही सेम चीज है, एक वर्ब है एक नाउन है। गिमिक, गिमिक बहुत अच्छा शब्द है। अ ट्रिक और डिसीव इंटेंडेड टू अट्रैक्ट अटेंशन और पब्लिसिटी। मतलब कोई ऐसी ट्रिक या चाल आपके साथ खेली गई है जिससे कि आपकी नजर उस चीज पे पड़े। जैसे कि आप कुछ चीज लेने गए हो मार्केट के अंदर और उस चीज की बिक्री कम हो रही है तो उसके साथ एक चीज फ्री कर देते हैं, है ना, कि बड़े इसके साथ एक छोटा शैम्पू का पैकेट फ्री, है ना। तो वो नजर पड़ रही है, फ्री है। गिमिक एक चाल है जिससे कि आपको अट्रैक्ट किया जा रहा है, लुभाया जा रहा है, एंटाइस किया जा रहा है कि आप ये वाली चीज खरीद ले। तो छोटी चीज की आड़ में बड़ी चीज आपको बेची जा रही है, समझे। जैसे क्लिक बेट होते हैं यूट्यूब के ऊपर, अब आप क्लिक बेट समझते हैं ना, सेंसेशनल टाइटल ऐसे लिख दिए जाते हैं, आप पढ़ के आपको लगता है अरे भाई क्या होगा अंदर, है। वो भी गिमिक है, डिसीव किया जा रहा है, अंदर मिलता कुछ और है। या सुन लो, जो आप देखने आए थे वो आपको मिला नहीं। चलिए जी, कोई क्वेश्चन नहीं बताया क्या, अगले पे आ गया था। खैर, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स कैन फिट इन द ब्लैंक टू मेक द सेंटेंस ग्रामेटिकली एंड कॉन्टेक्चुअली साउंड। साउंड का मतलब होता है करेक्ट यहाँ पे। फर्दर मोर ये इंटरेस्टिंग है नोट करना कि जो वेलक्री है वो डिफरेंट है फर्स्ट टू रोबोनोट से, R1 और R2, जो कि परफॉर्म करते थे रेपिटेटिव टास्क
इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, जबकि वैल्क्री जो है उसकी 3 फिंगर्स हैं, थंब है, उसको डेवलप किया जा रहा है कॉम्प्लेक्स डैश के लिए, जैसे कि रिसोर्स को माइन करना, रहने का स्थान बिल्ड करना और डिजास्टर रिलीफ को कंप्लीट करना। अब 3-4 काम बताए गए हैं, कहने का मतलब यहाँ पे प्लूरल टर्म चाहिए होगा, बोलो हाँ। रिसोर्स को माइन करना, हैबिटेट्स बनाना, कंप्लीट करना, 3-4 चीजें बताई हैं, तो प्लूरल टर्म चाहिए होगा यहाँ पे, तभी आगे सच एज बोला हुआ है। तो कहने का मतलब प्लूरल टर्म ढूंढेंगे यहाँ पे, ये नहीं है, ये नहीं है, यहाँ पे है, ये नहीं है और यहाँ पे है। अब एंडेवर का मतलब भी कोई एफर्ट हो गया या कोई वर्क हो गया, बोल सकते हैं कि डेवलप किया गया कॉम्प्लेक्स एंडेवर्स के लिए। एंडेवर्स मतलब काम के लिए, एफर्ट के लिए, कुछ वर्क के लिए, कुछ टास्क के लिए डेवलप किया गया, बोल सकते हैं, हाँ बोल सकते हैं। एंडेवर्स एज अ नाउन यहाँ यूज हो सकता है प्लूरल। वेंचर्स का मतलब भी कोई नया काम, मतलब दोनों टर्म यूज हो सकते हैं, एंडेवर्स भी और वेंचर्स भी पहले में। तो दूसरे में देखते हैं, कंप्लीट करना डिजास्टर रिलीफ डैश और वर्क करेंगे अलोंग साइड एस्ट्रोनॉट्स, एस्ट्रोनॉट्स के साथ काम करेंगे और डिजास्टर रिलीफ डैश को कंप्लीट करेंगे। तो आपको ये चीज समझ में आ रही है, डिजास्टर रिलीफ जो टर्म है यहाँ पे एक तरीके से एडजेक्टिव का काम कर रहा है और आगे एक नाउन की जरूरत है कि डिजास्टर रिलीफ इसको पूरा करना है, समझ रहे हो कि नहीं। तो किसको पूरा करना है, गिमिक तो एक ट्रिक होती है, एक चाल होती है। मेनूवर्स, अच्छा मेनूवर्स नाउन और वर्ब दोनों होता है, मैं वहां लिखना भूल गया, लिख दूंगा। तो मेनूवर का मतलब भी कोई स्किलफुल वर्क हो गया एक तरीके से, स्किलफुली किसी काम को करना, ये भी मेनूवर है। और कोई काम स्किलफुल तरीके से किया, कोई टास्क स्किलफुल तरीके से किया, वो भी मेनूवर है, नाउन भी होता है ये। तो कहने का मतलब यहाँ पे कंप्लीट करना है डिजास्टर रिलीफ मेनूवर, क्योंकि स्किलफुल तरीके से ही किसी आपदा से आप किसी को बाहर निकालोगे ना। अनट्रेंड बंदे को भेज दोगे कहीं पे, अर्थक्वेक आ गया, वो कैसे निकाल पाएगा। एक टीम होती है ना पूरी, उस टाइम पे रेस्क्यू करती है, जो जिनको ट्रेन किया गया होता है, तो स्किलफुल तरीके से उनको वर्क आता है, यस और नो। तो यहाँ पे मेनूवर्स आना चाहिए, गिमिक का कोई सेंस नहीं है, कहने का मतलब ये गलत, तो अगले वाले में मेनूवर्स आएगा। तो फर्स्ट वाले से हमने एलिमिनेट किया ये और ये, और सेकंड वाले से हमने एलिमिनेट किया ये। तो कहने का मतलब चौथा का आंसर होगा जिसमें पहले में वेंचर्स और दूसरे में मेनूवर्स। तो ओनली 4 होना चाहिए, डी इज द राइट आंसर, बोलो हाँ। अगला क्वेश्चन बड़ा प्यारा, व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज। बच्चे जनरली करते रहते हैं टोन, सर टोन समझ में नहीं आती। अरे ऑथर का एटीट्यूड कैसा है पैसेज के प्रति, दैट इज इट। ठीक है, आपको पढ़ के फील कैसा हुआ, ऑथर की क्या भावनाएं आपको नजर में आई, वो टोन है। जैसे कि अच्छा, उसके लिए पहले आपको ना वोकैबुलरी आनी चाहिए। आपने एक चीज नोट करी, हम ग्रामर भी देख रहे हैं, हम वोकैब भी देख रहे हैं, हम रीडिंग भी देख रहे हैं, हम हर चीज देख रहे हैं। तो इंग्लिश में अगर मार्क्स अच्छे करने हैं तो किसी एक एस्पेक्ट के ऊपर आप फोकस करके मार्क्स नहीं ला सकते, आपको हर चीज पे फोकस करना पड़ेगा, हर चीज पे ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, बच्चे जनरली एक चीज को इग्नोर कर देते हैं, ऐसा ना करें, वोकैब अच्छी होनी चाहिए। वेरिडिकल, फेलिशियस, डिस्कंसर्टेड, अननर्विंग और मिथिकल। वोकैब के लिए वैसे मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, आपने नहीं देखी तो सर्च करेंगे मिल जाएगी, तो उस वीडियो को देख लीजिएगा कोई नया बच्चा है तो। आओ पहले वोकैब सीखते हैं। वेरिडिकल का मतलब है शोइंग व्हाट इज ट्रू और रियल, जो सत्य है, जो सच है वो दिखाया जाए, तो वो चीज वेरिडिकल है। फेलिशियस का मतलब है बेस्ड ऑन अ मिस्टेकन बिलीफ। फेलिशियस फॉल्स से आया है, फॉल्स से, तो कोई चीज फेलिशियस है तो मतलब वो गलत है एक तरीके से। बेस्ड ऑन मिस्टेकन बिलीफ मतलब गलत फहमी हो गया, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, मिसकंसेप्शन हो गया, तो वो फेलिशियस है। डिसकंसर्टेड का मतलब है अनसेटल्ड और कंफ्यूज्ड, आप एक तरीके से परेशान है, आपको समझ में नहीं आ रहा क्या करूं क्या ना करूं, तो अनसेटल्ड कंफ्यूज, वो डिसकंसर्टेड है। अननर्विंग का मतलब है टू मेक समवन फील लेस कॉन्फिडेंट एंड स्लाइटली फ्राइटेंड, सामने वाले को इंटिमिडेट कर देना, डरा देना, धमका देना एक तरीके से, और वो थोड़ा ऐसा फील हो जाए, है ना उसका कौन, जैसे अगर, वैसे ये साइकोलॉजिकल ट्रिक है, अगर आपको सामने वाले को थोड़ा सा लेस कॉन्फिडेंट करना है ना, तो बात करते करते उसके बालों में देखने लग जाओ। ये दोस्त यारी में तो कर लेना, कहीं इंटरव्यू में मत करने लग जाना। 2-3 बार आप उसके बालों में नजर डालोगे ना, कहेगा क्या देख रहा है ये ऊपर, क्या हो गया, वो अपने आप ही थोड़ा सा लेस कॉन्फिडेंट हो जाएगा। बट इंटरव्यू में मत करने लग जाना सामने वाले के बाल ही देखे जा रहे हो। अननर्विंग, अननर्विंग का मतलब कि किसी को लेस कॉन्फिडेंट फील करवाना। और मिथिकल तो माइथोलॉजी से रिलेटेड है, ऐसी कोई चीज जो सिर्फ स्टोरीज में एग्जिस्ट करती है। तो आप मुझे एक बात बताओ, क्या कुछ फॉल्स चीज की बात की है पैसेज के अंदर, मिस्टेकन बिलीफ के ऊपर बात करी है ऑथर ने? नहीं करी ना भाई।
आपको ऐसा पढ़ के कुछ फील हो रहा है, कुछ कंफ्यूजिंग, कुछ कॉम्प्लिकेटेड फील हुआ आपको? नहीं, बिल्कुल क्लियर कट चीज़ें जो हैं वो दिखाई गई आपके आगे। ना आपको लेस कॉन्फिडेंट फील हुआ, ना स्टोरीज की बात करी। एक जगह पे स्टोरी की बात की थी, वो नॉर्स माइथोलॉजी की। इसका मतलब ये नहीं कि ये ओवरऑल टोन है, समझे कि नहीं? पैसेज की टोन बतानी होती है। जितने भी पैराग्राफ हैं उन सबको मिला के ऑथर का क्या बिहेवियर है, ऑथर का क्या एटीट्यूड है, क्या डिस्पोजिशन है उस पैसेज के टुवर्ड्स, वो हमारी टोन होती है। तो वेरिडिकल होना चाहिए, जिसमें जो है वो आपको बताया कि भाई रोबोट है, पहले ऐसे थे, अब ये वाला है, इसको ये काम करने के लिए भेजा जा रहा है। सो दैट इज द टोन। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया। तो देखो, आप कितनी भी मर्जी ट्रिक सीख लो, कितनी भी मर्जी आप क्लासेस लगा लो, एट द सेम टाइम आपको सेल्फ स्टडी भी करनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा एफर्ट्स भी डालने पड़ेंगे, समझे? इन क्लासेस से तो आप अपनी एक्यूरेसी डेवलप कर रहे हैं, सीख रहे हैं कि क्वेश्चन को अप्रोच कैसे किया जाता है, क्योंकि ये भी आना बहुत ज़रूरी है। पहले यहाँ से सीखोगे तभी तो प्रैक्टिस करोगे, यस और नो? तो घर पे भी पढ़ाई करनी बहुत ज़रूरी है। पीडीएफ इसकी तरुण ग्रोवर इंग्लिश टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। और अगर आपको ज़्यादा दिक्कत है चीज़ों को समझने में, अगर आपकी ग्रामर अच्छी नहीं है, वोकैब अच्छी नहीं है, आपने बेस ही अच्छा नहीं किया है, तो आप एक काम कर सकते हैं, हमारी एप्लीकेशन भी है तरुण ग्रोवर इंग्लिश प्रेप ऐप। वहाँ पे बेसिक से लेकर एडवांस तक कोर्सेज हैं इंग्लिश के। अगर आपको इंग्लिश इंप्रूव करनी है, बेसिक से हाई लेवल तक पहले अच्छा करना है, अगर आपका बेस अच्छा नहीं है तो आप विजिट कर सकते हैं, कोर्सेज भी आप अवेल कर सकते हैं। ये नंबर है, इंक्वायरी के लिए आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है जी, मिलते हैं फिर अगली क्लास के अंदर। अपना ध्यान रखिए। अल्फा टू चार्ली, अल्फा टू चार्ली।